हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं श्रुति रस्तोगी अर्थ इंस्टीट्यूट में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। अब हम पढ़ा रहे हैं आपको सीडीपी की क्लास सीटेट के लिए। इसका एग्ज़ाम दिसंबर में है। आशा करते हैं आप लोगों की तैयारी अच्छे से चल रही होगी। सीडीपी का लगभग सारा ही पाठ्यक्रम कंप्लीट हो चुका है और क्वेश्चन आंसर भी आपके अब जो है एमसीक्यू वीडियो के माध्यम से आप तक प्रदान किए जा रहे हैं। और जो बच्चे हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको हमने प्रोवाइड करा रखे हैं। और सारा ही पाठ्यक्रम कंप्लीट हो गया है, पहली वीडियो से लेके लास्ट तक। आज हमने जो है कम से कम समझ लीजिए सीडीपी का पूरा पाठ्यक्रम 45-50 वीडियो में आपका कंप्लीट कर दिया है। अब एमसीक्यू चल रहे हैं, तो आप देखना ना भूलें। चैनल पर विजिट करिए, प्लेलिस्ट पर जाइए और सबसे पहली वीडियो पाठ्यक्रम की है। आपने फार्म भर रखा है, अब आपको सबसे पहले पाठ्यक्रम देखना चाहिए। पाठ्यक्रम देखिए, उसके बाद पाठ्यक्रम के अनुसार आपको जो है फर्स्ट लेसन से और सारे ही ये लेसन जो है आपको डीपली बताए गए हैं। तो बिना देर करे आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ बने रहिए। और चलिए आज का चैप्टर शुरू करते हैं। आज का हमारा चैप्टर है शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। 24 ये चीज़ हटा दीजिए यहाँ पर से, क्योंकि आपको महत्वपूर्ण टॉपिक जो हमने जहाँ से भी कलेक्ट करने थे हमने किए हैं। यहाँ पर 24 लेसन पर इसका जो है शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 है, लेकिन हमारे जो है कम्प्लीटली सारे ही चैप्टर हो चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देर करे। सबसे पहले देखते हैं हम शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 का प्राथमिक शिक्षा का इतिहास। सबसे पहले प्राथमिक शिक्षा का इतिहास देखेंगे कि पहले शिक्षा कैसी थी। सर्वप्रथम निःशुल्क एवं अनिवार्य रूप से प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था 1882 में स्वीडन से प्रारंभ की गई थी। कहाँ से प्रारंभ की गई थी? स्वीडन से। इसके पश्चात 1852 ईस्वी में यूएसए तथा 1860 ईस्वी में नॉर्वे में की और 1870 ईस्वी में इंग्लैंड में तथा 1905 में हंगरी, पुर्तगाल तथा स्विट्जरलैंड में प्राथमिक व्यवस्था की शिक्षा को निःशुल्क तथा अनिवार्य किया गया। ठीक है, अभी भारत में नहीं आई है इस तक, यहाँ तक। यदि भारतीय परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य करने के प्रयासों में दादा भाई नौरोजी ने हंटर कमीशन सामने किया। देखिए हंटर कमीशन में क्या है, शिक्षा को अनिवार्य करने के प्रयास में। ठीक है, जो है दादा भाई नौरोजी ने हंटर कमीशन लाए थे। इसके अतिरिक्त हार्टंग समिति ने प्राथमिक शिक्षा में कुछ योगदान भी दिया। सर इब्राहिम रहमतुल्ला एवं चिमनलाल सीतवाड़ ने 1906 में बम्बई सरकार के समक्ष प्राथमिक शिक्षा को निःशुल्क एवं अनिवार्य करने की पेशकश की। सबसे पहले जो है 1906 ईस्वी में रहीमतुल्ला व चिमनलाल ने, इब्राहिम रहमतुल्ला और चिमनलाल सीतवाड़ ने 1906 ईस्वी में बम्बई सरकार के समक्ष प्राथमिक शिक्षा को निःशुल्क एवं अनिवार्य करने की पेशकश की थी। सन 1906 ईस्वी में बड़ौदा नरेश सायाजी गायकवाड़ ने अपने राज्य के एक गांव में प्राथमिक शिक्षा को निःशुल्क रूप से लागू कर दिया था। ठीक है, सबसे पहले बड़ौदा में जो एक गांव था, प्राथमिक शिक्षा को उसमें निःशुल्क रूप से लागू कर दिया था। बड़ौदा नरेश के कारणों से प्रोत्साहित होकर गोपाल कृष्ण गोखले महोदय ने 1910 ईस्वी में अंग्रेजी धारा की समिति के समकक्ष एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया, जिसे गोखले प्रस्ताव भी कहा जाता है। गोपाल कृष्ण गोखले महोदय ने इस गोखले प्रस्ताव में प्रमुख रूप से 3 मुद्दों को उठाया। सबसे पहला था 6 से 10 वर्ष के बालकों के लिए प्राथमिक शिक्षा निःशुल्क एवं अनिवार्य हो। फिर दूसरा था प्राथमिक शिक्षा पर होने वाले व्यय को स्थानीय निकाय व प्रांतीय सरकारें 1:2 के में वहन करें। और तीसरा था प्राथमिक शिक्षा को सुचारू रूप से चलाने के लिए केंद्र भी इसमें सहयोग करे। किंतु अंग्रेजी सरकार ने गोखले प्रस्ताव के सही मुद्दों की अनदेखी कर दी। इसके पश्चात गोपाल कृष्ण गोखले महोदय ने 16 मार्च 1911 को अंग्रेजी केंद्रीय धारा समिति के समकक्ष एक विधेयक प्रस्तुत किया, जिसे भारतीय शिक्षा इतिहास में गोखले विधेयक के नाम से जाना जाता है। इस विधेयक में गोपाल कृष्ण गोखले महोदय ने उपरोक्त सभी महत्वपूर्ण तथ्यों के अतिरिक्त एक महत्वपूर्ण शर्त भी जोड़ी कि जो अभिभावक अपने बच्चों को प्राथमिक शिक्षा से वंचित रखते हैं उनके लिए दंड की व्यवस्था भी की जाए। किस सन में किया था ये? 1911 में। ठीक है, जो गोखले विधेयक नाम से जो प्रस्ताव था उसमें सबसे पहले ये प्रावधान था रखा गया। प्राथमिक शिक्षा के लिए भारत में सर्वप्रथम सफल प्रयास हुआ सन 1918 ईस्वी में, जो विट्ठल भाई पटेल द्वारा मुंबई सरकार ने उसके म्यूनसिपालिटी द्वारा संचालित होने वाले स्कूलों में प्राथमिक शिक्षा को निःशुल्क कराया गया। कुछ समय पश्चात अन्य प्रांतीय सरकारों ने भी, जिसमें बिहार, मध्य प्रदेश, असम, बंगाल
तथा मैसूर प्रांत में उसकी प्रांतीय सरकारों ने प्राथमिक शिक्षा की अनिवार्यता लागू कर दी, जिसमें बिहार जो था वो 1919 ईस्वी में, मध्य प्रदेश 1920 ईस्वी में, असम 1926 ईस्वी में, बंगाल 1930 ईस्वी में और मैसूर प्रांत में 1931 ईस्वी में शिक्षा की अनिवार्यता लागू की थी। ठीक है। 1937 ईस्वी में 7 प्रांतीय सरकारों ने प्राथमिक शिक्षा को लागू किया, किंतु कुछ ही समय पश्चात यह योजना लगभग मितप्रायसी हो गई, यानी कि सभी इसे लागू करने लगे। सन 1950 ईस्वी में भारतीय संविधान को अंगीकृत करके उसकी धारा 45 के अनुसार अगले 10 वर्षों में प्राथमिक शिक्षा को निःशुल्क एवं अनिवार्य रूप से देश के सभी 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को लिए उपलब्ध कराना था, किंतु यह व्यवस्था पूर्ण रूपेण क्रियान्वित नहीं होने पाई। सबसे पहले प्रयास किया था 6 से 14 वर्ष तक का धारा 45 में 1950 ईस्वी में। इसके पश्चात 1993 ईस्वी में माननीय उच्चतम न्यायालय में KP उन्नीकृष्णन मामले में भारत सरकार को यह निर्देश दिया गया, प्रारंभिक शिक्षा किसी भी बालक का मौलिक अधिकार है। इसके पश्चात इस निर्देश के फलस्वरूप 2002 ईस्वी में संविधान में 86वां संशोधन करके इसे मौलिक अधिकारों के अंतर्गत सम्मिलित कर दिया गया। यहाँ पर नोटिस कीजिएगा, जो संविधान का 86वां संविधान संशोधन है उसमें शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो है मौलिक अधिकार के रूप में जो है सम्मिलित किया गया। इन्हीं प्रक्रियाओं के क्रम में आगे बढ़ते हुए भारत की केंद्रीय सरकार ने संस्तुति हेतु राष्ट्रपति के पास भेजा गया, जिस पर 26 अगस्त 2009 को राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल ने शिक्षा की आयु के बच्चों के लिए प्रारंभिक शिक्षा को अनिवार्य व निःशुल्क रूप से लागू कर दिया गया। ध्यान रखिएगा, 26 अगस्त 2009 को राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल ने शिक्षा की आयु के बच्चों के लिए, यानी कि 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा, प्रारंभिक शिक्षा को अनिवार्य व निःशुल्क रूप से लागू कर दिया गया। ठीक है, किंतु यह भारतीय शिक्षा व्यवस्था की विडंबना रही। इस शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 पूरे भारत में 1 अप्रैल 2010 से लागू हो सका, परंतु शिक्षा का अधिकार अधिनियम आज भी जम्मू कश्मीर में लागू नहीं है। ध्यान रखिएगा, ये जो है जम्मू कश्मीर में ये भी आज लागू नहीं है। आओ करके सीखिए के जन्मदाता प्रयोजनवाद को माना गया है। यह शिक्षा का अधिकार अधिनियम 7 अध्याय में विभक्त किया गया है। चलिए देखते हैं शिक्षा का अधिकार अधिनियम का 7वां अध्याय। देखिए शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अध्याय। सबसे पहले देखिए यहाँ पर 7 अध्याय पूरे बताए हुए हैं और हम नियम से 7वां अध्याय को देखते हैं। शिक्षा के अधिकार अधिनियम को 7 अध्याय में बांटा गया। पहला अध्याय था, इस अध्याय में अनुच्छेद 1 व 2 को रखा गया। पहले अध्याय में, इस अध्याय में अनुच्छेद 1 में मुख्य रूप से 3 तथ्यों का वर्णन है। पहला तथ्य जो है वह है अधिनियम के नाम, दूसरा है अनिवार्य शिक्षा कानून 2009 और तीसरा है यह अधिनियम जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़कर पूरे भारत में लागू है। ठीक है। दूसरा अनुच्छेद था, इसमें वंचित से संबंधित बच्चे, कमजोर वर्ग से संबंधित बच्चे, संरक्षण स्थानीय प्राधिकरण, विद्यालय, बाल संरक्षण के राष्ट्रीय आयोग तथा बाल संरक्षण के ही प्रदेश स्तरीय आयोगों की व्याख्या विशद रूप में की गई थी। अध्याय 2 था। अध्याय 2 में इसके अंतर्गत शिक्षा का अधिकार अधिनियम अनुच्छेद 3, 4, 5 के तथ्य को सम्मिलित किया गया। देखिए पहले अध्याय में अनुच्छेद 1, 2 को सम्मिलित किया है और दूसरे अध्याय में अनुच्छेद 3, 4, 5 को सम्मिलित किया है, जिसमें यह स्पष्ट किया गया कि 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को अनिवार्य व निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा के लिए पड़ोस के विद्यालय, यानी कि जो बच्चे के घर के सबसे नज़दीक हो, में उपस्थिति दर्ज कराई जाएगी। इस क्रम में 6 से 14 वर्ष की आयु में यदि कोई बच्चा विकलांग है तो उसे समानता के अधिकार के नियम के अनुसार उस बच्चे को प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराई जाए। ऐसे कुछ विद्यालय जहाँ पर 1 से 5 तक ही शिक्षा उपलब्ध हो पाती है, उन बच्चों को दूसरे प्राथमिक स्कूलों में जाना पड़ता है, तो उन बच्चों के लिए दूसरे विद्यालयों में नामांकन हेतु स्थानांतरण की भी उचित व्यवस्था की जाएगी। यदि किसी बच्चे ने विद्यालय में नामांकन नहीं कराया है अथवा किसी कारण से विद्यालय बीच में छोड़ दिया है तो उपरोक्त दोनों ही स्थिति में उस बालक को आयु वर्ग को ध्यान में रखते हुए उसका उचित कक्षा में प्रवेश सुनिश्चित किया जाएगा। किंतु उपरोक्त दशा में यदि कोई भी व्यवहारिक परेशानी शैक्षिक प्रक्रिया में आती है तो बच्चे को आवश्यक तथा अतिरिक्त शैक्षिक सहयोग भी किया जाएगा। अब का तो ये है कि अब तो उम्र के हिसाब से एडमिशन होने लगे हैं। नया नियम इस बार लागू हुआ है कि बच्चे की एज के हिसाब से ही, एज के अकॉर्डिंग ही एडमिशन होने लगे हैं। तीसरा अध्याय था। तीसरे अध्याय में शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के अध्याय 3 के अंतर्गत अनुच्छेद संख्या 6 से 11 तक की व्यवस्था की गई। यानी कि देखिए पहले अध्याय में
तो अनुच्छेद 1, 2 था और दूसरे अध्याय में 3, 4, 5 था और अध्याय 3 में 6 से 11 तक की अनुच्छेद हैं। इस अध्याय के अनुच्छेदों में स्थानीय निकाय संरक्षण तथा माता पिता के दायित्वों की चर्चा की गई है। इस अध्याय में यह बतलाया गया है कि केंद्र सरकार की यह जिम्मेदारी है कि प्राथमिक शिक्षा के लिए वह वित्तीय अनुमान लगाए, वित्तीय और उसकी घोषणा करे तथा उसमें राज्य सरकार की भागीदारिता को सुनिश्चित करे। इस अध्याय में बताया गया कि केंद्र सरकार राष्ट्रपति से निवेदन कर सकती है कि प्राथमिक एवं अनिवार्य शिक्षा हेतु किसी विशेष श्रेणी के राज्य के लिए अतिरिक्त धन उपलब्ध कराया जाए। शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत प्राइवेट स्कूलों में 25 से 30% सीटें रिजर्व की गई हैं। इसमें यह 25 से 30% सीटें रिजर्व जो की हुई हैं ये सामान्य बच्चों के लिए भी ही होती हैं। ठीक है, इसमें बताया गया कि केंद्र सरकार पाठ्यचर्या के निर्माण उचित अभिकरणों की सहायता से सुनिश्चित करे। आगे अध्याय 4 शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के अध्याय 4 में अनुच्छेद 12 से 28 तक की बातों को सम्मिलित किया गया। अध्याय 4 के अंतर्गत विद्यालय तथा शिक्षकों के उत्तरदायित्वों को मुख्य रूप से स्पष्ट किया गया है। शिक्षक का यह उत्तरदायित्व है कि सभी नामांकित बच्चों की प्रारंभिक शिक्षा अर्थात कक्षा 1 से 8 तक की शिक्षा पूरी कराई जाए। विद्यालय कमजोर तथा वंचित वर्ग की शिक्षा के लिए अतिरिक्त धन की मांग सरकार से करके उसकी पूर्ति करे। कोई भी विद्यालय अथवा शिक्षक डोनेशन फीस की मांग नहीं कर सकता। यदि कोई ऐसा करते हुए पकड़ा गया तो उसे डोनेशन फीस का 10 गुना दंड स्वरूप देना होगा। यदि कोई भी विद्यालय बच्चे के नामांकन में घटाई करता है तो उसे 25 से 30 हज़ार रुपये तक का दंड दिया जाएगा। कोई भी विद्यालय किसी भी बालक को फेल नहीं कर सकते। कोई भी विद्यालय किसी भी बालक को शारीरिक अथवा मानसिक दंड नहीं दे सकते। कोई भी सत्र की निर्धारित पाठचर्या अवधि के अंतर्गत ही समाप्त करने की जिम्मेदारी शिक्षक की होगी। किसी भी स्थिति में विद्यालय 10% से अधिक शिक्षकों के स्थान को रिक्त नहीं हो सकते। किसी भी स्थिति में विद्यालय में 10% से अधिक शिक्षकों के स्थान रिक्त नहीं हो सकते। कोई भी शिक्षक व्यक्तिगत ट्यूशन कार्य नहीं कर सकते। शिक्षक के अतिरिक्त शिक्षकों को किसी अन्य कार्य में संलग्न नहीं किया जा सकता, किंतु यदि आवश्यक हुआ तो जनगणना, चुनाव तथा आपातकालीन समयों में इनसे सेवा ली जा सकती है। MHRD यानी मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसर्च डेवलपमेंट। MHRD की फुल फॉर्म है मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसर्च डेवलपमेंट। ये नोट कर लीजिएगा, इसकी फुल फॉर्म पूछी जा सकती है क्वेश्चन में। फिर आता है आपका अध्याय 5। इस अध्याय के अंतर्गत अनुच्छेद संख्या 29 व 30 पर अधिक ध्यान दिया गया है। इस अध्याय में विभिन्न प्रकार की दक्षताओं, क्षमताओं तथा कौशलों का उल्लेख किया गया है, जिसमें मूल शिक्षा, सर्वांगीण शिक्षा, बाल केंद्रित शिक्षा इत्यादि मुख्य रूप से सम्मिलित हैं। इसी अध्याय में शिक्षण के माध्यम से मातृभाषा पर जोर दिया गया है। देखिए यहाँ पर प्रश्न बनता है अनुच्छेद जो है कौन से अध्याय में जो है मातृभाषा पर विशेष जोर दिया गया है, तो यहाँ आ जाएगा अध्याय 5। इसी अध्याय में सतत व्यापक मूल्यांकन की बात कही गई है। अध्याय हो जाता है 6। इस अधिनियम के अध्याय 6 के अंतर्गत अनुच्छेद संख्या 31 से 34 तक के विभिन्न बिंदुओं के माध्यम से बाल अधिकार संरक्षण राष्ट्रीय सलाहकार परिषद तथा प्रदेश स्तरीय सलाहकार परिषद के प्रयासों की चर्चा की गई है। फिर है लास्ट अध्याय 7। इस 7वें अध्याय में अनुच्छेद संख्या 35 से 38 को सम्मिलित किया गया है। केंद्र सरकार को इसमें यह अधिकार होगा कि इस अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए निर्देश दें। प्रदेश सरकार भी संबंधित प्राधिकरण को निर्देश दे, संबंधित प्राधिकरण इस अधिनियम को सुचारू रूप से ढंग से संचालित कराए। तो यह था आपका जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, जिसमें हमने सातों अध्यायों को देखा और विभिन्न प्रकार के अनुच्छेदों के बारे में जानकारी आपको दी। तो आशा करते हैं आप लोगों को बहुत से समझ में आया होगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, लाइक करें, हमारी यूट्यूब फैमिली के साथ जुड़ें। नेक्स्ट वीडियो हमारी रहेगी NCF 2005 और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।